हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस वीके टॉप टू क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 6 तक का यूनिट देखेंगे। जो कि आइडिया ऑफ भारत में जितने भी 6 हमारा आइडिया ऑफ भारत में कितने यूनिट होते हैं, तो 6 होते हैं। इसमें कितने यूनिट होते हैं, तो हमारा होते हैं 1 से लेकर 6 यूनिट तक होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ कंसेप्ट सिक्योर शॉर्ट नोट्स। ओके, थोड़ा ये कर लेते हैं, कंसेप्ट सिक्योर शॉर्ट नोट्स यहाँ पर देखेंगे। और इसमें हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक में यहाँ पर लाकर आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ, अभ्यास कराऊँ, ऐसा बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आइडिया ऑफ भारत के बारे में देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, आइडिया ऑफ भारत। क्योंकि ये जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम जो होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति या फिर आपके एग्जाम में पूछे तो आप लोग अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दीजिएगा। मेरी तरफ से पूरी उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करोगे। तो मैं बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि आइडिया ऑफ भारत, इसका हिंदी पर समझ लीजिए। इसका मतलब होता है आइडिया ऑफ भारत, भारत की अवधारणा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की अवधारणा। और इसको किताबी भाषा में इसका अर्थ ये है कि भारत की पहचान, संस्कृति, इतिहास और एकता की सोच है। क्या है? सोच, मतलब न्यू आइडिया के बारे में जानकारी पाना। ठीक है, जैसे कि आम भाषा में समझ लीजिए, कि आसान भाषा में समझ लीजिए कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सभ्यता है, यह हम अलग अलग धर्म, भाषा और परंपराएं हैं, फिर भी सभी लोग एक राष्ट्रवाद है। ठीक है, यहाँ पर धर्म भी अलग है, जाति भी अलग है, भाषा भी अलग है। ठीक है, फिर भी लोग राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ आया ही होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से बैक करके सुन सकते हो। तो चलिए यहाँ से देखिए, पूछा गया कि पहले नंबर में, भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि एक सभ्यतागत अवधारणा है। तो देखिए, मैंने अगर बताया होगा तो वही क्वेश्चन पूछा है। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो जरूर यहाँ पर जवाब देंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा है कि भारत क्या है। तो मैं बताया हूँ कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, और क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति है, हजारों साल लोग यहाँ साथ रह रहे हैं, ऐसे बताया हूँ ना आपको। तो इसका ये एक उदाहरण है। बाकी आपके सामने जो है वही है, भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक सभ्यतागत अवधारणा है। ऐसे भी होगा, और जो मैं बताया हूँ वो भी सब होगा। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा इस पर। भारत के बारे में तो मुझे पता ही, आप लोग बहुत जानते हैं, आप लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भारतवर्ष का उल्लेख ऋग्वेद और पुराण और महाभारत में मिलता है। ठीक है, मतलब भारत का कहाँ मिलता है, भारत का नाम जो कहाँ मिलता है, तो पूछेगा आपसे भारत का नाम कहाँ मिलता है। तो आपके सामने आंसर है कि ऋग्वेद में मिलता है और पुराणों में मिलता है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग नोट्स में बनाते जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पूछा है कि आर्यवर्त और जम्बूद्वीप प्राचीन नाम है। मतलब कि आपसे पूछेगा भारत के पुराने नाम क्या है, भारत के पुराने नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा जम्बूद्वीप, आर्यवर्त। ओके, इतना तो याद रहेगा आपको, मुझे पता है आपको याद भी हो गया आप अभी का अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत की एकता का पता चलता है। ठीक है, इतना, ये हर एक लाइन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें पूछेगा कि विदेशी लोग क्या बताते हैं। तो विदेशी यात्रियों ने क्या लिखा कि भारत में अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, एकता मतलब अलग अलग लोग, भारत में अलग अलग लोग रहते हैं, फिर भी भारत एक सांस्कृतिक देश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन पे। अब ये इसमें देखिए, पूछा गया कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तत्व भारत को जोड़ते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तत्व भारत को जोड़ते हैं, तो क्या चीज़ है वो आप समझ देख सकते हैं। पूछेगा आपसे भारत को क्या जोड़ता है। ठीक है, भारत को क्या जोड़ता है, तो धर्म, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐसे आप लोग बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। मुझे पता है सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और साथ में क्या जोड़ेंगे आप लोग बताइए, तो साथ में धर्म भी जोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 में आ गया। ठीक है, यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में देखिए, इसमें पूछा गया है कि ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन काल में भारत। ठीक है, भारत इन एंसेंट पीरियड जो है, इसको बोलते हैं प्राचीन काल में भारत। ओके, याद रहेगा आपको। और इसका जो देखिए, पूछा गया कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना और व्यापार विकसित था। पूछेगा कि आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या विकसित था, तो आपसे आप लोग जवाब दीजिएगा उसमें क्या विकसित था। व्यापार विकसित था। ठीक है, नगर में जैसे कि शहर अच्छे तरीके से बने थे, व्यापार विकसित था, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि वैदिक काल में सामाजिक एवं धार्मिक जीवन संगठित हुआ। तो वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक जीवन संगठित हुआ, जैसे कि समाज और धर्म व्यवस्थित हुआ और वर्ग व्यवस्था शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हर एक लाइन पे, और नोट्स में बनाते जाएगा आप लोग। और देखिए, यहाँ पर पूछा कि मौर्य काल में पहली बार राजनीतिक एकता देखी गई। पहली बार साम्राज्य बना, और पहली बार भारत में साम्राज्य बना, राजनीति देखी गई, एकता, अलग अलग लोगों को देखा गया, अलग अलग भाषाएं देखी गई, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, इस तरह से मौर्य काल में पहली बार देखा गया था। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देखेंगे अशोक ने धर्म के माध्यम से एकता को बढ़ावा दिया। तो अशोक का जो योगदान था और धर्म नीति शुरू को शांत, जैसे कि शांति और भाईचारा में बढ़ावा दिया। अशोक ने धर्म के माध्यम से एकता को बढ़ावा दिया। तो इनका जो योगदान था ऐसे में कि वो भाईचारा में बढ़ावा दिए, शांति और इस तरह से करके, ठीक है। चलिए, शांति और भाईचारा बढ़ावा दिया, ठीक है, धर्म नीति शुरू की। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत में शासन और संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या पूछा गया कि इसमें पूछा कि इस काल की खास बातें हैं कि शासन और संस्कृति मजबूत हुई। विकास का मतलब क्या, वो मजबूत हुए, वही प्राचीन भारत में शासन और संस्कृति का विकास हुआ। मतलब कि आपसे पूछेगा कि इस काल की खास बातें क्या है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा शासन और संस्कृति मजबूत हुई, विकास हुआ प्राचीन काल में, ठीक है। अब यूनिट थ्योरी में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं, देख सकते हैं। और चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया कि भारत में भाषा, धर्म और रीति रिवाजों की विविधता। तो देखिए भारत में भाषा, धर्म, रीति रिवाज की विविधता है। जैसे कि अलग अलग भाषा था, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज थे, ठीक है इसमें। और इसमें क्या पूछा है कि विविधता के बावजूद संस्कृति एकता बनी हुई, जैसे कि त्यौहार, तीर्थ यात्रा, परंपराएं, ठीक है इसमें। अब इसमें ध्यान देंगे तो कुछ लिखा गया कि त्यौहार, तीर्थ और परंपराएं लोगों को जोड़ती है। लाइन अच्छी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और धार्मिक ग्रंथों का योगदान ऐसे पूछेगा, मतलब कि पूछेगा कि त्यौहार, तीर्थ और परंपराएं फिर भी एकता क्यों है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, त्यौहार, तीर्थ यात्रा, परंपराएं लोगों को जोड़ती है इस तरह से, ठीक है। और इसमें देखिए पूछा गया कि रामायण और महाभारत सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। तो धार्मिक ग्रंथों का योगदान इस तरह से पूछेगा तो आपसे लिखिएगा कि रामायण महाभारत लोगों को जोड़ती है। या फिर आपको एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा या फिर आप नोट्स में बना लीजिएगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और एकता, जो हमारे हर एक नोट्स में, हर एक चीज़ में वो आप अगर एड्स करके बनाते हो, जोड़कर बनाते हो, तो आपका फाइनल जो सब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होगा, सो होगा, मुझे पता है, ठीक है। याद रखिएगा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, एकता, मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पर रामायण हो गया, ठीक है, और महाभारत हो गया। अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ कि भारतीय संस्कृति और एकता के प्रतीक है, लोगों को जोड़ती है, इसलिए लोगों को जोड़ती है। कितना अच्छा सब्जेक्ट बन रहा है ना, देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एकता के प्रतीक लोगों को जोड़ती है, इतना अच्छा, मतलब कि मैं अपने मन से अच्छा एक सब्जेक्ट बना दिया, देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग भी अभ्यास करते हो, लिखते हो, तो आप भी ऐसे सब्जेक्ट बना सकते हो। और ये ट्रिक है, एक ट्रिक है, की वर्ड है, आप लोग इसका यूज़ जरूर करेंगे, मुझे पता है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और एकता, ये चारों वर्ड आपको परमानेंटली याद होना चाहिए। इस सब्जेक्ट से जो आइडिया भारत है, इसमें आपको ये वर्ड चारों याद कर लेना है, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत सहायकपूर्ण होगा। तो चलिए आज देखते हैं कि कला और स्थापत्य ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया, ठीक है। तो यहाँ पर कला और स्थापत्य, मंदिर, मूर्ति कला राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब यूनिट हम लोग 4 में आ गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि देखिए भारतीय समाज पर धर्म का गहरा प्रभाव रहा, ठीक है। तो जीवन के नियम धर्म से तय होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय समाज पर धर्म का गहरा प्रभाव रहा, तो इसका मतलब जीवन के नियम धर्म से तय होते हैं, इसलिए भारतीय समाज पर धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, आप लोग समझ सकते हो। और ध्यान देंगे कि यहाँ पर वही व्यवस्था समाज की प्रमुख विशेषता थी। और यहाँ पर लिखा गया कि बौद्ध और जैन धर्म अहिंसा पर बल दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि भक्ति आंदोलन ने समाज का संदेश दिया, मतलब कि भगवान की भक्ति पर जोर, जाति भेद का विरोध, इस तरह से संदेश दिया। और देखिए यहाँ पर एक और है जो धार्मिक परंपराओं ने समाज को दिशा दी, ठीक है, दिशा दी, ध्यान रखिएगा। भगवान की भक्ति पर जोर दी, जाति भेद का विरोध, और वो जो बौद्ध और जैन धर्म का था वो अहिंसा का संदेश दिया, समाज सुधार किया, ओके, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया कि प्राचीन भारत में राजतंत्र और गणराज्य दोनों थे। तो यहाँ पर कितने 5 है, ये 5 यूनिट है आपका। तो इसमें देखना है कि आपको प्राचीन भारत में राजतंत्र और गणराज्य दोनों थे, ये भी आपका अच्छा लाइन है, ये नोट्स में बनाएगा आप लोग जरूर। तो इसमें क्या है, राजतंत्र राजा शासन करता था, ठीक है, राजा शासन करता था, गणराज्य जनता की भागीदारी थी, दोनों थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इसमें देखेंगे कि पूछा गया कि धर्म और राजनीति का आपसी संबंध था, ठीक है, मतलब राजा धर्म के अनुसार शासन करता था, इस तरह से था। अब यहाँ पर देखिए कि पूछा गया कि मौर्य और गुप्त काल में प्रशासन मजबूत हुआ, मतलब प्रशासन मजबूत हुआ, भारत एकजुट हुआ, इस तरह से होगा।
इसमें देखेंगे कि राज्य व्यवस्था ने भारत की एकता को बल दिया। ओके, चलिए यूनिट 6 में आ गए हम लोग। देखिए यूनिट 6, इसमें लिखा गया कि भारतीय सभ्यता में परंपराएं निरंतरता रही, मतलब कि भारत की जो संस्कृति लगातार चलती रही, ये भी अच्छी लाइन है। और इसमें देखिए कि पूछा गया कि समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, मतलब कि समाज और संस्कृति समय के साथ बदले। ठीक है, और इसमें देखेंगे सुधार आंदोलन ने कुरीतियों का विरोध किया, समाज की बुरी प्रथाओं का विरोध किया, इस तरह से है, आप सब समझ सकते हो। और ये देखिए आधुनिक काल में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, मतलब कि राष्ट्रवाद बढ़ा और देश एकजुट हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए। और यहाँ पर पूछा गया कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन भारत का विशेष है, मतलब विशेषता है। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरे 6 यूनिट देख चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स में बनाइएगा ज़रूर और अभ्यास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ आए और याद होए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पड़ा है आपका, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है।